प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन गुजरात। स्पेशल पार्टनर आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। सिल्वर पार्टनर सेफ्टी किंग। हिंदुस्तान की बात 2021 सूरत से। जय श्री कृष्ण सूरत। नमस्कार, बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं माधुरी कलाल आप सभी का कर रही हूँ। उस धरती पर जो रत्नों की खान है, हमारी धरती माँ को रत्न गर्भा कहा जाता है, यानी इसके गर्भ में रत्नों का अंबार है। और पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में रत्न गर्भा का दर्जा जिसे सबसे पहले दिया जाता है वो सूरत है। तो एक बार फिर से आप सभी को जय श्री कृष्ण। सूरत में हिंदुस्तान की बात इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शहर और इस शहर के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर पहलू के लिए सबसे पहले पायदान पर खड़े हैं। इसीलिए आज हम सूरत के बड़े उद्योगपतियों से ये जानेंगे, ये समझेंगे कि जिस नए भारत का सपना हम सब प्रधानमंत्री की आंखों से एक साथ देख रहे हैं, उसे आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ हम क्या सचमुच सही दिशा में चल रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का जो एजेंडा है वो मेरा सिर्फ ये है कि इस सूरत से निकलकर कैसे देश के आत्मनिर्भर होने का सपना आपकी आंखों से हम देख पाएं। हिंदुस्तान की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपसे आपकी बात को, आपके संवाद को पूरे देश तक पहुंचाएंगे। और किसी भी कार्यक्रम को कामयाब बनाती है उसकी पूरी टीम, और हम अपने वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स को भी अपनी टीम का हिस्सा मानते हैं। इसलिए मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार शुक्रिया करना चाहूँगी हमारे स्पॉन्सर्स का। जी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की बात सूरत से 2021 प्रेजेंट्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्पेशल पार्टनर क्विक हील एंड सिल्वर पार्टनर A1 फायर सेफ्टी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ मेहमान हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं। मेरा जो पहला पैनल है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़ी डॉक्टर धर्मांग ओझा और डॉक्टर हार्दिक पटेल, दोनों ही मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, वर्चुअली जुड़े हुए हैं। हमें खुशी होती कि सर आप यहाँ होते, लेकिन कोरोना के इस मुश्किल दौर में कई वक्त और कई मौके हमारे लिए ऐसे आए हैं जब हमने वर्चुअल दुनिया को ही अपना लिया है, और ये भी आज के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर धर्मांग ओझा, मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि जब हम सबसे बड़ी धनराशि की बात करते हैं तो वो हमारा स्वास्थ्य है, क्या हम ये मान लें कि हमें अब कोविड के साथ ही जीना पड़ेगा? आपकी बात एकदम सही है, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी जैसे पहले भी हमने देखा है कि पहले इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो मलेरिया और टाइफाइड और निमोनिया ये सब बीमारियां थी, उसके साथ हम लोग जीना सीख ही गए थे। बट उसके बाद धीरे धीरे डेंगू आया। जब डेंगू आया तो सबको लग रहा था डेंगू हुआ तो अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता, काउंट्स कम हो जाएंगे, अभी इनको बचा नहीं पाएंगे। बट धीरे धीरे उसके सामने भी हमने लड़ना सीखा, कैसे उससे बचना है, अगर हो जाए तो उसकी ट्रीट कैसे करना है, डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है। उसी हिसाब से अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ये नया डिसीज आफ्टर स्वाइन फ्लू कोविड आ गया है कि उसको भी हमें प्रैक्टिकल लेना ही पड़ेगा और एक्सेप्टेंस लेना ही पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ संभालना नहीं है, ध्यान नहीं रखना है, कोविड को होने देना है, ऐसा कहने का मेरा जरा भी मतलब नहीं है। बट वी शुड नॉट पैनिक एटलीस्ट, ठीक है, एंड वी शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस टू अवॉइड दैट। And in case we get affected with this COVID, then we have to consult doctor timely and we have to take advice of him or his, okay, और उसके हिसाब से आके accordingly हमें उसको उसके साथ लड़ने की तैयारी रखनी है। एक मेंटल प्रिपरेशन की बात है। ये ऐसा कहने का जरा भी मतलब नहीं है कि कोविड की फर्स्ट वेव आई, दूसरी वेव आई, तीसरी हमें आने ही देनी है। It doesn't mean like that, but we have to be prepared. डॉक्टर हार्दिक पटेल, क्योंकि आप दोनों ही डॉक्टर हैं और आपको यहाँ बहुत लोग सुन रहे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, वर्चुअली हमारे साथ अहमदाबाद से हैं, लेकिन थोड़ा शायद आवाज़ का प्रॉब्लम हो, पर मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो प्रॉपर बात है वो मैं लोगों तक पहुँचा पाऊँ। डॉक्टर हार्दिक, कोविड महामारी का हमारे जीवन में मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत असर पड़ा है। क्या इस बीमारी ने ज़्यादा लोगों को कमज़ोर किया है मानसिक रूप से?
डेफिनेटली आपकी बात एकदम सच है। काफी तो लोगों को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान हुआ है। कोविड जब हुआ तब इनिशियली एक्चुअली गवर्नमेंट का कोई ऑप्शन कम हो पाए। उस टाइम से जो रोजगार था, धंधा था, सबका काफी तक बंद हुआ। उसमें काफी बड़े उद्योग थे, काफी छोटे उद्योग थे और जो लेबरर वर्क था वो भी काफी अफेक्ट हुआ। तो उसकी वजह से आर्थिक काफी नुकसान हुआ। अभी शारीरिक देखा जाए तो हमने देखा कि जो फर्स्ट वेव आई उसमें काफी सीवियर वेव आई और काफी लोग एक्सपायर हो गए। सेकंड वेव उससे भी ज्यादा सीरियस आई और उसमें तो हमने देखा काफी यंग लोग जो अर्निंग पर्सन है वो भी उसमें काफी तक लोग अफेक्ट हुए, एक्सपायर हो गए, कुछ कुछ लोगों को मॉर्बिडिटी हुई। अब हम लोग सोच रहे थे शायद थर्ड वेव आ सकती है, तो उसकी वजह से काफी लोग शारीरिक नुकसान हुआ, कितने लोगों की दुखद अवसानी हुई है। और अगर अपनी बात की जाए कि मानसिक तरीके से तो बिकॉज ऑफ देयर सर्टेन इश्यूज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जो हम बोलता है किसी की आर्थिक खराब होती है तब किसी ना कहीं किसी को डिप्रेशन में जाना या तो कहीं ना कहीं उसका जो फैमिली का अटैचमेंट होता है वो टूटना, उसकी वजह से काफी सारे लोग जो मानसिक रोगों से पीड़ित हुए हैं। तो डेफिनेटली आपने तो कहा कि तीनों की तरफ से लोगों को नुकसान हुआ है। बट मैं एक चीज हमेशा कहूंगा कि कोई भी एक सिचुएशन आती है किसी ना किसी जिंदगी में, कहीं ना कहीं देश में कोई ना कोई कंट्री में आती है। और जैसे बहुत जगह पे लोग खड़े हुए एक उस टाइम धैर्य रखना पड़ता है और हम ये सिचुएशन में धैर्य रखेंगे तो डेफिनेटली ग्रेजुअली बाहर आ जाएंगे। और जैसे हमने ऐसा बोला कि जो सारे लोग आए वो पैंडेमिक थे कहीं ना कहीं पे, तो एपिडेमिक्स थे वो धीरे धीरे बाहर आ गए। ऐसे इसमें भी अपन अगर न्यू नॉर्मल जिसको बोलते हैं वो अगर फॉलो करना फिर से स्टार्ट कर देंगे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क एप्लीकेशन है और सैनिटाइजेशन है, तो देखिए अपन ग्रेजुअली हम लोग बाहर आ जाएंगे और अच्छी जिंदगी की ओर बढ़ पाएंगे और अपना देश डेफिनेटली तरक्की कर पाएगा। कोविड एक ऐसी समस्या है या ऐसी महामारी है जिसने पूरे देश में एक टेंशन पैदा किया है और मुझे लगता है कि न सिर्फ डॉक्टर्स को इसकी चिंता है बल्कि पूरा हर जनमानस चाहता है कि हम इससे कब जल्दी से जल्दी बाहर निकल पाएँ, हम कैसे नए रास्तों को अपनाएं और ठीक हो पाएँ। और इसी कड़ी में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो हर किसी को एक राहत की सांस मिली। डॉक्टर धर्मांग, आप क्योंकि गवर्नमेंट से भी कनेक्टेड हैं, अभी इस वक्त पे गुजरात में मैं बात करूँ तो कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, मौजूदा आंकड़े कहां तक पहुंचे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे यहाँ गुजरात में कोविड वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, जो आई थिंक जो लॉन्गेस्ट चेन है ऑफ वैक्सीनेशन, वो बहुत स्मूथली अभी चल रहा है। और जो जो बात कही जाए तो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उसमें हेल्थ केयर पर्सन है, डॉक्टर्स है, नर्सिस है, लेबोरेटरी पर्सन है, वो सबका तो ऑलरेडी कोविड वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। और पिछले 1-1.5 महीने से आफ्टर 18 एज वाले सबका भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है और काफी सारे लोगों ने सिंगल डोज तो ले ही लिया है, वो फिर कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। और मोरलेस आने वाले थोड़े दिनों में 18+ एज वाले ऑल द एज ग्रुप्स को मुझे लगता है वैक्सीनेशन कंप्लीट भी हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट है वो काफी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही है। और जहां भी वैक्सीनेशन बूथ्स है, वो चाहे अर्बन हेल्थ सेंटर हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या फिर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो जिसको परमिशन दी है, वहां पे बहुत ही स्मूथली ये प्रोग्राम रन हो रहा है। एंड इट इज आल्सो कनेक्टेड डिजिटली एंड दे आर आल्सो गिविंग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डिजिटली एंड it is going like anything. I think compared to मैं ऐसा भी कहना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज है उसके कंपैरेटिवली our vaccination program is going very smoothly. इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर हार्दिक, कोविड ने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, ये पूरा दुनिया जानती है, पूरा देश इसको समझ भी रहा है, लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़ गई है कि हम लोग फिटनेस की तरफ झुकाव रखने लगे हैं। तो आप डॉक्टर हैं, फिटनेस मंत्रा क्या देंगे आप लोगों को? डेफिनेटली एक चीज सोच सकते, कोविड ने बहुत सारी चीजें अपने साथ नेगेटिव की है, बट ग्रेजुअली जो कोविड आया उसकी वजह से अपना ध्यान जो गवर्नमेंट है, ऑफिसर से, डॉक्टर से, नर्सिंग स्टाफ और पब्लिक का एक हेल्थ की तरफ ध्यान डेफिनेटली ऊपर गया है। अभी लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस हो गए। ये अपने को पॉजिटिव तरीके से सोचना पड़ेगा और एक पॉजिटिव चीज कोविड के बीच में हुई है। और अभी आप देखा जाए तो सारे लोग हैं अपना परफेक्शन, फिटनेस या तो जो अपना फूड प्रोडक्ट्स है, जैसे पहले आउटसाइड फूड ले जाते थे, आउटसाइड घूमना, खाना पीना वगैरह बहुत था, और लोग जैसे जाते थे हिल स्टेशन घूमते थे और आउटसाइड आउटिंग भी बहुत होता था। बिकॉज ऑफ कोविड आया है, सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए, डाइट में काफी चेंजेस आए। काफी सारे लोगों को पेशेंट भी डॉक्टर पूछते कि इम्यूनिटी जो बढ़ा है, ऐसे कौन से डाइट है वो उनको एडवाइस करो।
और काफी सारे लोग, अभी आप देखोगे सोशल मीडिया पे भी थोड़ी ये हंसने वाली बात होगी, लोग बट जिम में जा रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली को दिख रहा है कहीं ना कहीं लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हुए, अपने लिए अच्छी बात है। तो कोविड के बाद को न्यू नॉर्मल के साथ भी सीखना, जीना सीखना पड़ेगा, और लोग अभी ट्राई भी कर रहे हैं, शायद हम जल्दी से जल्दी उसमें बाहर आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहती थी, क्योंकि आप गवर्नमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धर्मांग ओझा, डॉक्टर हार्दिक पटेल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। चर्चा में बुलाऊंगी मैं अपने सेकंड पैनल को, जो उद्योगपतियों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है। सेकंड पैनल में मैं सबसे पहले निवेदन करती हूँ फाउंडर एंड चेयरमैन SRK डायमंड से श्री गोविंद भाई ढोलकिया जी। बहुत बहुत स्वागत सर। मैंने फिर कहा कि आपकी सहजता को पूरा सूरत ही नहीं, पूरा देश जानता है, एंड इट्स आवर ऑनर कि आप यहाँ पर हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे झूठा हेल्थ केयर के श्री केतन झूठा जी, प्लीज़ वेलकम सर। एंड राजहंस ग्रुप के श्री जयेश देसाई जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। और इसी पैनल में मेरे साथ रहेंगे NJ इंडिया इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के श्री नीरज चौकसी जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास पैनल में जुड़ने के लिए। ढोलकिया जी, मैं सबसे पहले आप ही से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाओ, इन सब चीज़ों में मैं सूरत को अगर जोड़ूँ तो कैसे इसे सूरत का बिजनेस क्लास इसे राष्ट्रभक्ति से जोड़ रहा है, अपने बिजनेस को भी, अपनी पारंपरिक विरासत को भी। सबसे पहले सूरत वाले सुरतियों का हृदय बहुत विशाल होते हैं और एक कर्ण की भूमि है। कर्ण दानेश्वरी था, इसलिए सुरती लोग जो छोटा है या बड़ा है मगर वो देने में ही मानता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा डोनेशन अगर होता है तो सूरत में से होता है। बिजनेस क्लास के लिए चैलेंजेस क्या हैं? झूठा जी आप मुझे बताइए कि जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो एक सूरत का व्यापारी कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी भी देखता है, जिसको लगता है कि संभावनाएं इसमें ज़्यादा थी, जहाँ पे काम होना चाहिए था? सूरत में देखो, सूरत की जो पहचान है डायमंड सिटी, टेक्सटाइल सिटी, और अभी जो ये जो फ्यूचर अभी हो रहा है वो IT इंडस्ट्री का धीरे धीरे जो बढ़ रहा है। तो अगर IT इंडस्ट्री को अगर थोड़ा सा अगर उसको हेल्प मिल जाए तो सूरत की एक और नई पहचान बन सकती है। मतलब ये कि कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन सर मैं आपसे जान रही हूँ, राजहंस ग्रुप की मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, कैडबरी हो गया, नेस्ले हो गया, आप क्यों उसमें, आपको कैसे लगा कि यहाँ से निकलकर एक चॉकलेट बिजनेस हुआ, या फिर इस तरह के बिजनेस को यहाँ संभावनाएं मिलेंगी, या देश में ऐसे अपनाया जाएगा, या इस बिजनेस से हम देश की अर्थव्यवस्था में हेल्प कर पाएंगे? संभावना इस तरह से लगी कि जो गुजरात और जो सेंट्रल के अंदर, जब नरेंद्र भाई यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तब कुछ हम एक मीटिंग्स में बैठे थे, बिजनेसमैनों की मीटिंग थी, तब सर ने बोला था कि आप अलग अलग बिजनेस के अंदर और गुजरात के अंदर आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या फैसिलिटी चाहिए। तो हमने बात की उसको, और उसने बोला चैलेंजिंग बिजनेस जो होता है वो आप करो। तो हमने सोचा कि हिंदुस्तान के अंदर जो कंपटीशन, किस बिज़नेस के अंदर कंपटीशन कम है। तो मैंने देखा तो चॉकलेट इंडस्ट्री जो 16-17 हज़ार करोड़ की हिंदुस्तान की मार्केट है, और इसके अंदर 2 ही प्लेयर है, तो 2 प्लेयर, और वो दोनों प्लेयर समझो मल्टीनेशनल कंपनी दोनों थी। तो हमने सोचा, तो हमने जब सोचने से पहले हमने वो देखा कि ये कंपनी को, जो हम इस 2 कंपनी को हमको करना है, तो हमको पहले टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ हमको करना पड़ेगा। तो लगभग हमने 200 करोड़ रुपया के इन्वेस्टमेंट से हमने फैक्ट्री डाली। और जब हम फैक्ट्री डालने से पहले हमने सर के साथ बात की थी, तो सर ने बोला गो हेड, इफ़ यू वांट एनी परमिशन फ्रॉम गुजरात गवर्नमेंट दैट टाइम, तो हमको सिंगल विंडो के अंदर ऑल परमिशंस हमको दे दी, और प्रोत्साहन भी दिया। इसके अंदर फूड के अंदर कुछ सब्सिडी भी थी। तो इसके लिए हम ये बिज़नेस के अंदर आए कि जो कंपटीशन, और आज हम
हिंदुस्तान की 3rd लार्जेस्ट चॉकलेट फैक्ट्री। गुजरात में व्यापार बसता है। मैं सूरत जब आ रही थी तो मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं आपसे नीरज चौकसी जी अगला सवाल लूँगी क्योंकि मैं यहाँ पहले भी आई हूँ और जब भी आई मुझे ऐसा लगा कि जब आप बाहर से सुनते हैं ना तो गुजरात एक बड़ा एस्पेक्ट है, उसमें छोटे शहरों में सूरत को हम गिनते हैं कि अच्छा सूरत जा रहे हैं, अच्छा ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मैं शॉक्ड थी। मैंने पूरा दिन सूरत घूमा, मैं पहले एक मार्केट देखने गई। सो आई वेंट दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल जहाँ पूरा हीरा व्यापारी बैठते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ मतलब हमारे यहाँ सुबह सब्जी जैसे बिकती है वैसे यहाँ हीरा बिकता है, तो ये शॉकिंग था। फिर मैं पूरा टेक्सटाइल मार्केट घूम के आई, मतलब मैंने रिसर्च किया आपके शहर पे, ऐसे ही मैं नहीं बैठी हूँ तो हमारी टीम जब अभी आ रही थी तो हम लोग ट्रैवल बाय रोड आए थे अहमदाबाद से। तो हमने कहा कि मेरी जो टीम थी उन्होंने कहा कि देखिए हम सोना चाहते हैं, हम बहुत शहरों में घूम रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप सोइएगा मत, अहमदाबाद से वडोदरा होते हुए अगर आप सूरत आ रहे हैं तो आंखें खुली रखिएगा। एक तरफ आपको मॉडर्न दिखेगा, दूसरी तरफ यहाँ की पारंपरिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ के कोर में बसती है, यहाँ से आप निकाल ही नहीं सकते। एंड दिस इज़ योर क्वालिटी। मुझे लगता है यही यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन इस पहचान में अगर चौकसी जी हम बाहर के लोगों को इनवाइट करना चाहें तो इस शहर में, इस ज़मीन में कितनी संभावना है? जब आप निवेश की बात करते हैं, जब आप और लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं। देखिए, मैं मेरे कंपनी की बात करूंगा। तो 94 में हमने बिजनेस चालू किया तो फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हम करते थे। हाँ। तो अपना जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो बॉम्बे माना जाता है। तो एक समय था कि जब हमारे लिए भी डिसीजन लेना था कि हम हमारा हेडक्वार्टर बॉम्बे शिफ्ट करें या हम सूरत में ही रखें। बट हमको ऐसा लगा कि जो सूरत का कल्चर है, जो सूरत की भूमि है, यहाँ पे जो लोग मिलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि वो अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोलते हैं, बट जैसे हमारा आईटी के ऊपर पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है तो हम आईटी के लोगों को लेते हैं। 350 लोग हैं हमारे आईटी में, वो यहाँ के ही साउथ गुजरात के ही लोग हैं। तो जब हमने उनको ट्रेन किया और जो आज हमारा आईटी का प्लेटफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन में, आज प्रोबेबली वी आर द लार्जेस्ट। हम लोग करीब 1 लाख करोड़ का AUM मैनेज कर रहे हैं और करीब 35 लाख इन्वेस्टर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सूरत कई सिटीज़ से कंपैरिजन में ऐसी एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ सोचो तो वो अपॉर्चुनिटी को आप कन्वर्ट कर सकते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, लोग सब अच्छे हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ है, आप जब सूरत पे घुसते हैं तो बहुत सारे फ्लाईओवर्स दिखेंगे आपको, मतलब पूरी डेवलप्ड सिटी है। उसमें ढोलकिया जी कुछ नया करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ नहीं बचता है, अगर मैं मतलब ईमानदारी से बोलूँ तो। लेकिन एक बिजनेसमैन को पता होता है कि ये चीज़ अगर नहीं हुआ तो आगे लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने अनुभव से महसूस की हो? थोड़ा मैं डायमंड का बिल्कुल इसीलिए मैं विशेषता है, मैं सब दिखाता हूँ कि डायमंड में सबसे पहले वर्ल्ड में जो 100 डायमंड बनते हैं उसमें से 92 इंडिया में बनते हैं और 92 में से 85 ओनली मेकिंग इन सूरत। वाह। 100 में से 85 सूरत में बनते डायमंड हैं। जो सिर्फ आप कभी लोगों के लिए ख्वाब ही होता है सर। तो वो ख्वाब आप ऐसे पूरा करें। और उनकी दूसरी विशेषता ये है कि पोल्यूशन है ही नहीं, नो धुआं। इलेक्ट्रिक में 1 हॉर्स पावर में 4 लोग काम करते हैं। अगर दूसरा कोई बिजनेस होता है तो उसमें 10 हॉर्स पावर में 1 आदमी करता है, तो एकदम पोल्यूशन कंट्रोल है, इजी मूविंग। दूसरा जगह ज्यादा नहीं घेरते। डायमंड बिजनेस में खाली आउट गोइंग मनी है, ये किसी को मालूम नहीं। डायमंड में बाहर से लाके ये 50 साल में किसी ने भी करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट नहीं किया कि भाई कोई बड़ी कंपनी आई 50-100 करोड़ इन्वेस्ट किया। हाँ। ऐसा किसी ने नहीं किया। डायमंड वाले ने खुद अंदर से मजदूरी की और शुरू किया एकड़े एक से। ऐसे डायमंड बिजनेस बढ़ा। अगला तरीके मैं हूँ तो मैंने 6 साल फैक्ट्री में काम किया 1964 to 70 में 3 मित्र ने मिलकर शुरू किया।
आज हमारा कारोबार 1.3 बिलियन का 10,000 करोड़ का है। ये होता है असल आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण। और ढोलकिया जी, मैं सच कह रही हूँ, आपकी सरलता, आपकी सहजता की बहुत मिसालें दी जाती हैं और ये मैं देख रही हूँ साक्षात। सो वंडरफुल सर। ये तो क्या है कि डायमंड एक ऐसा है कि डायमंड में से हमारे सूरत में कहीं लोग दूसरा सब बिजनेस में, रियल एस्टेट में गए, टेक्सटाइल में गए, मगर ये खाली आउट गए। जैसे चिंतामणि, तो डायमंड में से पैसा आता ही रहता है, किसी ने डायमंड में डाला नहीं। और डायमंड में जो लोग काम करते हैं पूरा विश्व में, ये सबसे अच्छे विश्वासु लोग हैं। अभी अभी जो कुछ हुआ, डायमंड का नाम बिगड़ा, ये तो तक साधु लोग आए थे। तो 40 साल ऐसा गया डायमंड में कि उनका बैक डेप्थ था वो खाली 0.2 था 40 साल तक। ये अभी जो लास्ट 5-10 इयर्स में हो गया, उससे नाम डायमंड का बिगाड़ा। डायमंड वाला लोग इतना अच्छा है कि वो गलत कर ही नहीं सकते। मैं आपके पास आ रही हूँ केतन भाई। एक बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि जब आप किसी शहर के अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें अर्थव्यवस्था का भी स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपकी ओपिनियन में क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको खासकर बिजनेस क्लास को ध्यान रखना है? देखो, आज के दिन में है ना, हेल्थ केयर बहुत महंगा हो गया है। और आज इंडिया जो है ऑलमोस्ट काफ़ी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो अभी मोदी जी का गवर्नमेंट जो जनरिक को प्रमोट कर रही है, कि जिसकी वजह से जो क्रॉनिक डिसीज, जो लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं, कि महीने की 10,000 15,000 रुपये की मेडिसिन होती है, तो अगर वो उसको जनरिक का पहले मैं बता दूं कि जनरिक ये है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है, API बोलते हैं, तो वो सेम है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है। तो अगर गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव भी लिए हैं कि अगर डॉक्टर जनरिक प्रिस्क्राइब करे तो लोगों का काफ़ी पैसा बच सकता है, और ये जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वहाँ से काफ़ी अच्छा वहाँ से सुझाव निकल सकता है। ये सुझाव बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि अभी जब हम इतना मुश्किल दौर में हैं जयेश जी, अगर हम कोविड की खास कर बात करें तो ऐसे में, क्योंकि आप खुद एक ऐसे बिज़नेस की बात कर रहे हैं जिसके बारे में लोग सोचने से, मतलब शुरू करने से पहले तो 100 बार सोचेंगे, लेकिन आपने इतनी मजबूती से कहा कि आज हम 3rd लार्जेस्ट पायदान पर हैं। तो क्या कोविड के टाइम पे आपने जो एम्पायर खड़ा किया उसको भी एक धक्का लगा? कोविड से शुरुआत के अंदर में जो पहला लॉकडाउन हम समझे तो सब लोग, चाहे डायमंड इंडस्ट्रीज हो, टेक्सटाइल हो या फार्मा हो, एनीवे पहले 10 दिन सब लोगों को बहुत ऐसा लगा कि अभी क्या होगा। धीरे धीरे जो अच्छे बिजनेसमैन था, जिसके पास विजन था, वो सोचता था, तो उसने 1 by 1 क्या था कि ये एकदम नई चीज़ थी। कोरोना सुना नहीं था, कोरोना से क्या होता है, अब किस तरह की उसकी मेडिसिन नहीं है, ये सब दिमाग के अंदर घूम रहे थे। लेकिन जो एक बिजनेसमैन के साथ जो इंटेलिजेंसी थी लोगों में, वो बिजनेसमैनों ने सोचना शुरू किया कि क्या होने वाला है, क्या नहीं। 10 दिन उसने सोचा, और मैं मानता हूँ सक्सेस बिजनेसमैन जो कोई भी होता है उसको सोचता है तो फिर उसको रुकता नहीं, और सब वो रिस्क लेता है। हाँ, वो रिस्क लेता है। तो उसके लिए उसके दिमाग में चल गया कि अब इसका ये होने वाला है। किसी ने X गैस किया, किसी ने Y गैस किया। इसकी तरह से जब लॉकडाउन खुला, इससे पहले सब लोगों का प्रिपरेशन तैयार था। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लेके जो बैठे, अब समझो मेरी कंपनी में लगभग 4,500 एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं। तो हमने उसके CEO को बुलाया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। जब जैसे हमको 2 घंटा 1 घंटा छूट मिलती थी तो बुलाया, उसकी राय समझा, हमने हमारा थॉट शेयर किया। हमने सोचा कि कोरोना से अभी यही चीज़ है, हमको क्या ख्याल रखना है। लेकिन हम 10 लोग जो है कंपनी के अंदर, वो अपनी कोर टीम है, और अपने को इस 4,500 लोग को संभालना है। और 4,500 लोग के अंदर जो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा, तो इसके अंदर स्टेट में एक राजंस की ओर से एक मैसेज जाएगा। जब स्टेट में जाता है तो कंट्री भी देखेगा, क्योंकि अपनी नेशनल लेवल की कंपनी है। इसके लिए हमने सोचा और किया, और हमने बहुत अच्छी तरह से उसको डिमोटिव नहीं किया हमने, और हम उसको सैलरी कंटिन्यू हमने उनको पे किया। 1 दिन का हमने सैलरी भी नहीं काटा, न तो कुछ हमने किया। हमने वर्क फ्रॉम होम दिया, जो ज़रूर थी
जो वो उसको हमने ऑफिस पे बुलाया और एक स्ट्रिक्ट लेवल से हमने फॉलो किया कोविड गाइडलाइन और चालू किया। डॉक्टर जी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आप प्रदेश की औद्योगिक विकास की रफ्तार की बात कर रहे हैं और किसी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ट्रस्ट बिल्ड करना। वो ट्रस्ट बिल्ड करना इस कोविड के टाइम पे कितना चुनौती भरा था, वो बरकरार रहे? देखिए, ट्रस्ट बिल्ड करना कोविड हो या ना हो, कोई भी टाइम पे चुनौती भरा ही रहता है। और उसके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। और जब हमें बहुत ऐसी टेम्पटेशंस आ जाती है बिजनेस के अंदर कि गलत करने में शॉर्टकट दिखता है, हाँ। तो ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है कि ऐसे समय में हम हमारा कंपोजर रखें, हम धीरे धीरे चले। और अगर लॉन्ग टर्म आप सही कदम करोगे, कस्टमर्स को, जितने भी स्टेक होल्डर है, सबका इंटरेस्ट बरकरार होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉयज़ का भी इंटरेस्ट बरकरार होना चाहिए, जो आपके कस्टमर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट, सरकार के तरफ भी जो आपका जिम्मेदारी है एज अ बिजनेस, जो भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं कि एक टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, बट जो आपको मिला है वो आपको देना है। तो उस तरह से आई थिंक एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। मुझे लगता है कि इसका कंक्लूजन पे मैं जाऊं तो अगर आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं तो हम अपने दायित्व को भी समझें। सिर्फ सरकार के कर्तव्य पर हम ब्लेम करें कि सरकार की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये किया, उससे बेहतर है कि हम अपने दायित्व को समझकर अगर हम खुद आत्मनिर्भर होने का संकल्प लें तो शायद एक आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को हम समक्ष देश के सामने रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब हम सूरत की बात कर रहे हैं तो सूरत से भी ये संवाद जाना चाहिए कि कैसे बड़े ग्रुप ऑफ हेल्थ यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस नेक्स्ट पैनल में जुड़ने वाले हैं डॉक्टर निर्मल चौरड़िया, निर्मल हॉस्पिटल फाउंडर एंड डायरेक्टर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और फिट मंत्रा के ऑनर डॉक्टर अमानत कागजी मेरे साथ इस चर्चा में रहेंगे। और मैं डॉक्टर अमानत को देख के मैं कह सकती हूँ कि जब आप फिट मंत्रा की बात कर रहे हैं तो आई थिंक ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा डॉक्टर निर्मल एंड अमानत जी का। तो आप बैठिए, मैं इस चर्चा को शुरू करूँगी। हम लोग जब प्रदेश के और ख़ासकर शहर की तरक्की की बात करते हैं तो मैंने सर गलत नहीं कहा कि हम निवेश सबसे पहले स्वास्थ्य पर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। एक डॉक्टर होने के नाते पहले आप ये तो मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि सूरत का स्वास्थ्य कैसा है। देखिए, सूरत का स्वास्थ्य तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा है। एक समय था जब सूरत को सबसे गंदा शहर माना जाता था। आज सूरत नंबर 2 सिटी है, स्मार्ट सिटी में नंबर 1 सिटी है और हेल्थ पैरामीटर्स में भी वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ है। तो सूरत का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। सूरत का स्वास्थ्य अच्छा है सर, ये समझा रहे हैं और इतने सरल तरीके से सर आप समझा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे परिदृश्य हैं उसके कि मुझे उस पर जाना पड़ेगा। बहुत सारे पॉइंटर्स हैं क्योंकि एक मुश्किल दौर से हम निकले हैं, कोविड का टाइम। डॉक्टर अमानत, आप बहुत बड़े ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई होंगी और सबसे अहम ये कि कई लोगों के साथ आपकी चर्चा होती है। फिट मंत्रा क्या है, पहले तो मुझे ये बताइए, सूरत में फिट मंत्रा कैसे काम कर रहे हैं? सो यस, फिट मंत्रा इज अ ग्रुप ऑफ very well qualified dietitians which is serving the society for their goals. So basically नाम इसलिए फिट मंत्रा रखा गया कि हम चाहते हैं कि लोगों का पर्सपेक्टिव ऑफ फिटनेस बदले। आज तक ये था कि पतले होना फिट होना है, बट थिननेस फिटनेस अलग चीज़ है। सो वो बहुत क्लियरली डिफाइन करता है फिट मंत्रा। मतलब आप पतले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिट हैं। आपका स्टैमिना क्या है, आप कैसे काम करेंगे? मुझे लगता है आप सूरत के लोगों को आज वो मंत्रा देकर जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन सर, ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग एक मुश्किल दौर से गुजरे हैं और ऐसे में पूरा जो आपका हॉस्पिटल है या पूरा जो ग्रुप है वो कैसे काम कर रहा है कोविड में, खासकर लोगों की कैसे मदद कर रहा है? लोगों से सीधे, मैंने फिर कहा कि संवाद जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स के साथ संवाद होता होगा आपका डायरेक्टली, कैसे डील कर रहे हैं उस चीज़ को आप? देखिए, मैं आपको थोड़ा भूतकाल में ले जाना चाहूँगा। सूरत ने स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ख़राब पीरियड देखा था,
जब सूरत में फाल्सीफेरमेलिया के केसेज होते थे, डेंगू के केसेज होते थे, उसके बाद में 94 में प्लेग हुआ, फिर यहाँ पे जब बाढ़ आई तो बाढ़ की बीमारियाँ भी हुई। लेकिन आपने देखा, आप खुद थोड़ी देर पहले कह रही थी कि सूरत कितना स्वच्छ शहर बन गया। और ये बीमारियों में हमने ये देखा कि जो मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑफ सूरत है उसने हमेशा अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर काम किया, चाहे वो प्लेग का के हुआ, चाहे बाढ़ आई उस समय जो बीमारियां हुई, हमने हमेशा अथॉरिटी के साथ काम किया, क्योंकि ये पाया गया कि जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है तभी आप बेस्ट हेल्थ केयर कम्युनिटी को डिलीवर कर सकते हो। और ये एक्सपीरियंस जो हम लोगों को था, जिसके कारण जब कोविड की शुरुआत हुई इंडिया में, हमें ये समझ में आ गया था कि पूरा वर्ल्ड इससे ग्रसित होने वाला है। WHO ने इसको पैंडेमिक ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, तो इंडिया भी बचेगा नहीं और सूरत भी इसके चपेट में आएगा। 1-1.5 महीने बाद में जब समझ में आया कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमने 2 बड़े अस्पताल जो 100 बेड से ज़्यादा थे उनको कोविड में डेजिग्नेट किया। और उसके बाद में जब केस बढ़ने लगे तो सूरत की लगभग सभी हॉस्पिटलें कोविड में जुड़ी और सरकार के साथ मिलकर, अथॉरिटी के साथ मिलकर अपने 30 to 50% बेड्स हमने अलॉट किए कि जिसमें कोरोना के केसेस हम हैंडल कर पाए। कोविड का टाइम ऐसा टाइम आया जिसने हर किसी को झकझोर दिया। आप सोचिए कि पहले जब हम कोई प्राणायाम करने की बात करता था या योगा करने की बात करता था या अपने आप को फिट रखने की बात करता था तो लोग उसे सेकंड प्रायोरिटी समझते थे। पहले काम पे भागना है, ऑफिस के लिए निकलना है। लेकिन अब लोगों को पता है कि आपने अगर अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं किया तो आप बहुत कुछ खो देंगे। तो उसके लिए आप कैसे काम कर रहे हैं? मैंने सुना है कि आप एक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी। यस जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ सूरत में, स्पेशली जब लॉकडाउन हो गया, एवरीबडी वॉज लूजिंग सम और द अदर लव्ड वंस। द ओनली थिंग दैट हमने लूज़ नहीं किए वो थी होप। और इसी होप को पकड़े हुए हमने पूरा एक्सपीरियंस किया लोग यहाँ पे क्या मिस कर रहे हैं, हेल्थ। क्यों? क्योंकि जब तक उन्हें वो डिजीज़ हो नहीं जाती या एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, तकलीफ़ें बढ़ती नहीं हैं, वहाँ तक वो चलता है। ठीक है, मतलब हमारा सबसे मतलब ये है कि जब तक आपको थायराइड नहीं होता तब तक आप थायराइड के बारे में पढ़ते नहीं हैं, जब तक आपको डायबिटीज़ नहीं हो जाता तब तक आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। नहीं, ऐसा भी नहीं कहूँगी। इनफैक्ट डायबिटीज़ होती है, बट वो डायबिटीज़ से अभी कोई और तकलीफ़ नहीं हुई है, जिसको हम कोमोर्बिडिटीज़ भी कहते हैं। कोविड में हमने देखा जिनको कोलेस्ट्रॉल्स बहुत थे, जिनको डायबिटीज़ थी, वो सबसे ज़्यादा सफ़र किए हैं। सो वो कंडीशन जब तक नहीं आ जाती, जब तक बर्दाश्त के बाहर नहीं होता, वहाँ तक हम अलर्ट ही नहीं होते। सो दिस वाज वन पैरामीटर जो हमने स्टडी किया। दूसरा चीज़ हमें लगा कि यस, हम सब घर से काम कर रहे थे। इनफैक्ट जो नॉर्मल प्रैक्टिस थी उससे डबल काम किया, घर से किया, मगर लोगों को एक पर्सनल टच जो होता है वो मिस आउट था। सो वो मिस आउट पोर्शन को लोगों तक इवनली पहुंचाना एंड देन टू गो टू अ मास, ऐसा नहीं कि सिर्फ सूरत में करना है। हम चाह रहे थे कि हम जितना दूर तक किसी को भी हेल्प कर पाए, तो वो कैसे करना है। एंड देन हमने स्टडी किया कि यस, एक मोबाइल एप्लीकेशन विल बी द बेस्ट प्रैक्टिस, जहाँ पे हम हर सर्विस उन्हें सिमिलर प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं, चाहे वो सूरत हो या ना हो। एंड देन वी लॉन्च्ड इट। आप एनवायरनमेंट के लिए भी आप लोग काम करते हैं? एनवायरनमेंट के लिए येस वी डू, बट देन आर total office is totally environment friendly, like no paperwork, save trees, we follow that. So हमारी हर चीज़ आपको मोबाइल पे अपने फिंगर टिप्स पे ही मिलेगी। मतलब आप इतना टैक्स सेवी हो गए कि आपने पेपर वेपर सब छोड़ दिया। लेकिन उसका एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि आप कागज़ बचाइए, पेड़ बचाइए। हाँ, यस, ये नीडेड है ना। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करता है। और अभी ये सारी चीज़ें तो हम देख रहे हैं, हमें कितना फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए। हमने देखा जब ये 6 महीने लोग घर पे बैठे, कितना क्लीन एनवायरनमेंट हुआ। सो कितना मज़ा आ रहा था ना लोगों को बाहर जाते हुए। अच्छा, इतनी दूर तक दिखता है, फॉगी नहीं है, पोल्यूशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो हमें ही स्टार्ट करना है, अपनी जनरेशन्स के लिए सेव करके रखना है। सो दिस इज़ व्हाट वी बिलीव।
मुझे लगता है कि वो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का सपना ऐसे ही पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी हमारे साथ रहने के लिए, अमानत जी हमारे साथ रहने के लिए। मैं चाहूँगी नितिन जी प्लीज़ एक बार वो बहुत जो ख़ास स्मृति चिन्ह है हमारी तरफ से वो आपको हम भेंट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब जब आप वो ट्रॉफ़ी देखें तो आप हिंदुस्तान की बात को याद करते रहें। अ बिग थैंक यू फ्रॉम जी हिंदुस्तान। जी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की बात सूरत से। और अब मैं, क्योंकि सूरत से हम ये बात आगे बढ़ा रहे हैं, अब मैं चाहूँगी कि मैं नेक्स्ट जो मेरा पैनल है उसको बुलाना शुरू करूँ। मेरे साथ जुड़ने वाले हैं A1 फायर सेफ्टी के डायरेक्टर श्री मनदीप संधू जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी हिंदुस्तान प्रेजेंट कर रहा है हिंदुस्तान की बात सूरत से 2021। बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे साथ इसी पैनल में जुड़ेंगे अजमेरा फैशन के डायरेक्टर श्री अजय अजमेरा जी। अजय जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका, और आपकी पूरी प्रेजेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, हम ऐसा मानते हैं। और एक खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं श्री राधे डेयरी फार्म के डायरेक्टर श्री भूपत सुखाड़िया जी। बहुत बहुत स्वागत सर। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आप अपने ही घर से ही शुरू कर सकते हैं किसी शहर को मजबूत बनाने के लिए उसको, क्योंकि आप फायर सेफ्टी की बात कर रहे हैं सर, तो मैं चाहूँगी कि पहले यहाँ इस शहर की बात करते हैं। यहाँ की क्या क्या डिमांड्स हैं, इस शहर की डिमांड्स बताइए, इस शहर के चैलेंजेस बताइए। ऐसा है, सूरत में अभी तो कोई ऐसी डिमांड रही नहीं, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में सूरत फायर सेफ्टी के अंदर पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा काम कर चुका है। और हम लोग यूनिवर्सल बहुत सारी फायर सेफ्टी के अंदर डेवलपमेंट कर चुके हैं, और पूरे देश के अंदर सबसे बेस्ट सूरत के अंदर ही फायर फाइटिंग सिस्टम्स लगे हैं। और हमारा जो सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है लास्ट 2 ईयर से इसके ऊपर बहुत शिद्दत से लगा हुआ है। फायर सेफ्टी के लोगों को काम करवाने के लिए बहुत सारी गाइडेंस चल रही है। NOC के लिए उनके ऊपर बहुत सारा दबाव दिया जाता है कि आप काम करवा के NOC रखो। तो हमारे शहर के बहुत लोगों ने इसके ऊपर अच्छे से काम करके NOC ले चुके हैं, और मुझे बड़ा प्राउड है कि फायर सेफ्टी के अंदर में पूरे इंडिया में फायर सेफ्टी में सूरत पहले नंबर पे है। सूरत पहले नंबर पे है। और देखिए कितने बदलाव की ज़रूरत होती है हमें, मतलब घर हुआ, ऑफिस हुआ, हर जगह इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुझे लगता है वो बुनियादी सुविधाओं में से एक है। जब हम किसी नए घर को बनाते हैं तो सबसे पहले डिमांड होती है कि यहाँ फायर सेफ्टी है या नहीं। हम किसी ऑफिस की बात करें तो वहाँ पर फायर सेफ्टी है कि नहीं। इवन जब हम होटल में पहुँच के इस बैंक्वेट में एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो भी हमें पता है कि यहाँ फायर सेफ्टी होगा। सो ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ों में से आती है। मेरा फैशन कैसे इस शहर के लिए काम कर रहा है, आप लोगों की जो चैलेंजेस हैं या जो रोड मैप है या जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे इस शहर के लिए इम्पोर्टेंट बन रहा है? बात करूं अगर मैं हमारे सेक्टर की, कपड़े की, तो सूरत 1 नंबर पे है, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। आज अगर सिंथेटिक की बात करें बिल्कुल, तो यहाँ के अलावा सिंथेटिक, यहाँ से 100 किलोमीटर भी आगे अगर आप जाते हैं तो सिंथेटिक कहीं बन नहीं सकता है। दूसरी चीज़, अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर कपड़े की कहीं भी किसी ने शॉप करी है तो सूरत के बगैर उसकी क्या बोलते हैं गति पॉसिबल नहीं है। उसको सूरत तो जुड़ना ही पड़ेगा। तो कपड़े के लिए इतनी बड़ी मंडी है, यहाँ आपने इसको चूज़ किया है सूरत को, और सूरत में टेक्सटाइल में आपने मुझे चूज़ किया लिया अपनी बात को रखने के लिए, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको। थैंक यू वेरी मच। भूपत जी, श्री राधे डेयरी फार्म कैसे नया सूरत के लिए नई निवेश की संभावनाओं को बढ़ाता है, कैसे शहर में लोगों की डिमांड्स को पूरा कर रहा है? हर एक सिटी की या तो पॉपुलेशन की कोई ना कोई डिमांड तो रहती है। जैसे मैं बात करूँ, अभी कोविड का पीरियड चल रहा है, तो रिसेंटली खास करके वराछा में जो कोविड सेंटर चल रहा था, तो हर एक लोगों को रिक्वायरमेंट ही थी कि किसी न किसी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन मिले कहीं तरह से उसको। तो यथाशक्ति एज ए बिजनेसमैन हमने वो हिसाब से हमारा जो भी तन मन धन लगा के हमने वो प्रोवाइड किया सब लोगों को। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल भी
होना चाहिए हर एक चीज़, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ कि कोई व्यक्ति अगर ये समझ रहा है कि उसकी सोसाइटी को क्या चाहिए होगा, जैसे हम फायर सेफ्टी की ही बात कर लें सर, तो इवन फायर सेफ्टी कैसे वो बदलाव ला पा रहा है, जिस बदलाव की मैं बात कर रही थी कि अब हम चेंजेस को बहुत ऑप्ट करते हैं, हम कोप अप करते हैं चीज़ों के साथ। नए जो बिल्डर्स होंगे या जो नए इन्वेस्टर्स होंगे, जो ऑफिस या रियल स्टेट की मैं सेक्टर की बात कर रही हूँ, वो लोग भी आपको खुद से अप्रोच करते होंगे, इस तरह का एक रोड मैप होगा। हाँ जी बिल्कुल, हमारे सूरत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं एज पर लॉ, हम लोग NBC के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब काम करते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। फिर हमारा एक गुजरात स्टेट का अपना भी एक GDCR है, तो उसके अंदर जिस तरह से फायर सेफ्टी को देखा जाता है तो वो एक हाई एंड है कि हम लोग अगर 20 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए ये प्रोविजंस होने चाहिए। इसी तरह से इंडस्ट्री के लिए है, टेक्सटाइल मार्केट्स के लिए हैं, सबके एक प्रोटोकॉल सेट हैं। और वो जो प्रोटोकॉल्स बने हैं सेफ्टी के मेजर्स को लेके वो इस लेवल तक हैं कि कभी भी कोई फायर होता है तो उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑटोमेशन सिस्टम्स लग रहे हैं सब जगह पे। और सूरत, मैं फिर से कहूँगा आपको कि सूरत के अंदर में आज की डेट में बहुत अच्छे हाई फाई सिस्टम लग रहे हैं। यहाँ के बिल्डर्स इसके ऊपर बहुत सारा ध्यान दे रहे हैं, और ख़ासकर हमारे जो फायर डिपार्टमेंट है, हमारे जो चीफ फायर ऑफिसर हैं या कमिश्नर साहब हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली सब लोगों को कहा है कि भाई आप फायर सेफ्टी का अच्छे से काम करें और उसका NOC लें। और जब तक ये एक NOC का इन्होंने प्रोटोकॉल सेट किया कि भाई NOC लेना ज़रूरी है, तो उससे बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। तो वो अवेयरनेस अभी इस लेवल तक चले गई है कि जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया में बहुत फर्स्ट नंबर पे चल रहा फायर सेफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे छोटे से छोटे दुकान भी NOC लेता है, दुकान का ऑनर जो एंटरप्रेन्योर है वो भी ले रहा है। कोई बड़ी इंडस्ट्री है, कोई ऐसा स्केल नहीं है कि इसको NOC नहीं लेना। कोई भी छोटे सा रेस्टोरेंट है, कोई साइबर कैफे है, उसको भी NOC लेना है। उसके पास में एक सेफ्टी का फायर एक्सटिंग्विशर्स या कोई भी डिटेक्शन सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर वगैरह, अलार्म सिस्टम, ये सब कंपलसरी किया गया है और उनको NOC लेने के बाद ही आगे का उनका प्रोसेस होता है। तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि सूरत से बहुत सारे दूसरे शहरों में भी बहुत सारे कॉल आते हैं, जैसे इंदौर से भी आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं कि आप लोग ये कर रहे हो तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा करना है। तो हम लोग सूरत के अंदर इतना एक्सपीरियंस आ चुका है अभी पिछले 2-3 इयर्स के अंदर में हमारे फायर डिपार्टमेंट के थ्रू, कि यहाँ पे बाहर जो जाकर लोग देखते थे कि हमने जी सिंगापुर में मुस्तफा मॉल में ये देखा, हाँ। जर्मनी में ये देखा, तो अभी प्राउडली हम बोलते हैं कि जो आपने देखा तो हमारे सूरत में है। तो मतलब ये मैं कहूँ कि वो आत्मनिर्भरता वाला जो सपना है, बिल्कुल वो आप बिल्कुल पहले, आज से कुछ समय पहले चाइना से इंपोर्ट करते थे कुछ लोग, लेकिन पिछले 3-4 ईयर से जब तक ये मोदी जी ने शुरू किया है आत्मनिर्भर का, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर होने शुरू हो गई हैं, पहले नहीं होती थी। और पहले बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव भी होता था, लेकिन जैसे जैसे इसका यूज़ बढ़ा है सेफ्टी के अंदर, तो लोकल इतनी बहुत सारी कंपनियां इसमें आई हैं, बहुत सारे लोग इसमें, सूरत के अंदर ही कम से कम मेरे ख्याल से 50+ कंपनियां जो इसके अंदर में काम कर रही हैं। वाह, वंडरफुल। जबकि किसी शहर में 1-2 कंपनी से ज़्यादा नहीं होता। यही चीज़ अगर मैं सर आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि एक 1.5-2 साल का मुश्किल दौर हमने देखा है, और सूरत में आपने ठीक कहा कि सिंथेटिक यहाँ से 100 किलोमीटर में भी आपको नहीं मिलेगा, फिर जो सूरत में है वो नहीं मिलेगा। तो वो जो बिज़नेस है उसको कोविड ने कितना तोड़ा, और फिर उसके बाद मजबूती से खड़े होना कितनी बड़ी चुनौती रही? देखिए, मोदी जी ने अभी आपदा को अवसर में बदलने का जो एक सूत्र दिया है, मैं उसी को बड़ा करते हुए सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि ईश्वर हमें कुछ बड़ा देना चाहता है ना, तो वो मुसीबतों की पोटली में लपेट के देता है। ये जो कोरोना मुसीबतों की पोटली लेके आया था, इसमें से हम लोगों को जो गिफ्ट मिला वो मिला डिजिटलाइजेशन। आज हम लोग सूरत में 50,000 मैन्युफैक्चरर हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कपड़ा जाता है, और अभी कोई भी ट्रेन वगैरह कुछ भी चालू नहीं है। इतना जो इधर से उधर आते हैं व्यापारी वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज भी व्यापार चालू है हमारा। कपड़े के जितने व्यापारी है वहाँ से बैठे आज व्हाट्सएप के ऊपर या ऐप बना ली है सबने, वहाँ पे वो
डिजाइन देखते हैं और अपना पूरा व्यापार आज भी चालू। भूपा जी, क्योंकि मैं जिस पारंपरिक विरासत की बात कर रही हूँ उसमें उद्योग भी आते हैं, ऐसा है कि पारंपरिक उद्योग से आगे नहीं बढ़ रहा सूरत, ऐसा है? या हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन एक कॉमन सी यहाँ पर चलन है कि हमारा तो पुराना धंधा है, हम लोग यही करते आए हैं। तो नए बिजनेस में या नए स्टार्टअप्स में, मैं इसलिए आपको पूछूँ बिकॉज यू यंग, आप नई तरह की चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो नए बिजनेसेस में जाने से क्या लोग कतराते हैं या अपने बच्चों को उसमें भेजने से कतराते हैं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मैं मेरी बात करूँ तो मेरे फादर फार्मर्स थे, मैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ अभी, और मेरे बच्चे की बात करूँ तो वो तो अभी 2.5 साल का है। तो हमारे में वो पैशन होनी चाहिए कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि कोई भी बिजनेस करो तो मिनिमम 1000 डेज उसको स्पेंड करो, कि आपको कोई भी बिजनेस डेवलप करने का है तो आपको वो स्पेंड करना पड़ेगा वो टाइम। तो वो हर एक के ऊपर डिपेंड है वो सब चीज़ें, कि कैसे उसको आगे डेवलप किया जाए। मुझे लगता है कि जब आप अपने घर में तरक्की के लिए पॉजिटिव होते हैं तो आप अपने शहर को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को, और प्रदेश से आप देश की अर्थव्यवस्था में उतना ही योगदान और उतनी ही भागीदारी निभा रहे हैं। एम आई राइट? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ना फाइनेंशियली कंपटीशन कम है, ग्रोइंग कंपटीशन ज़्यादा है। दैट्स वंडरफुल। और मुझे लगता है कि सूरत की ये क्वालिटी उसे सबसे अलग बनाती है। और जब हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं नितिन डब्बू जी को एक बार स्टेज पे इनवाइट करूं। आज हिंदुस्तान की बात सूरत से हुई, हमने काफ़ी विचारों का आदान प्रदान किया, काफ़ी मान्यवर व्यक्तियों ने अपने पूरे विचार, यहाँ पे एक तरह का नया अनुभव हमें प्राप्त हुआ। और मैं चाहता हूँ कि ये सूरत का जो जज्बा है, ये सूरत का जो जोश है, वो हमेशा बरकरार रहे। और मैं पूरा शुक्रिया करना चाहता हूँ आज के सारे पैनलिस्ट का, और उनके जो मौल्यवान विचार है जिनका मोल किया नहीं जा सकता, जो आज सब जनता के सामने रखे। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा मेरे पूरे क्रू, मेरे टीम का, एंड इसी के साथ इस प्रोग्राम की मैं सांगता करना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का हिंदुस्तान की बात 2021 सूरत से में पधारने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।